Hello students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanam. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज़ आपके फर्स्ट 4 लेसन की. इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में केस स्टडीज़ लास्ट 4 लेसन की. टोटल 8 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं. ठीक है, टर्म 1 में आपको पता ही होगा सारे 8 चैप्टर की वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक्स अवेलेबल हैं. जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है पहले जाके उन चैप्टर्स के वीडियोस को देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करिएगा. केस स्टडी आपके सेक्शन सी में इंपॉर्टेंट, सी के लिए इंपॉर्टेंट. आपको पता है 8 मार्क्स की केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. व्हाट इज केस स्टडी? केस दिया होगा जैसे आपको स्टडी करना है और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें सॉल्व करना है. सैम्पल पेपर में हमने देखा ये जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किए थे उसके दोनों वीडियोस बेसिक और स्टैंडर्ड की मैंने बना के आपके लिए दे दी है. वो भी आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें भी देख लीजिए. ये 8 to 10 वीडियोस, 8 आपके चैप्टर की वीडियोस एंड +2 आपके सैम्पल पेपर की वीडियोस. इन 10 वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि उससे आपको आपके टर्म 1 के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी. राइट, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज फर्स्ट 4 चैप्टर्स की. सो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फर्स्ट 4 चैप्टर्स? रियल नंबर्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स एंड ट्रायंगल्स. दीज आर द फर्स्ट 4 चैप्टर्स. आज आपके 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं इन्हीं फर्स्ट 4 चैप्टर्स पे. ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी क्या है हमारी. सो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से है. डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. हमने पढ़ा हुआ है कि डेसिमल फॉर्म किस तरीके के होते हैं. 2 तरीके के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा तो इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ रखा है? इसके लिए हमने ये पढ़ रखा है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं? हमें उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे. अगर वो प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर्स में आते हैं तो इसका मतलब डेसिमल जो होगा, एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. अदरवाइज अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. यही चीज आपको पूरी यहाँ पे स्पेसिफाई करी गई है. ठीक है, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q. रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n dot 5 raised to the power m. Now what are these n and m? These are non-negative integers and vice versa. Okay, let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form. अगर 2 और 5 की पावर्स के फॉर्म में नहीं होता है जहाँ पे n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, देन हम क्या कहेंगे कि जो x है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. वाई रिपीटिंग इज गिवन हियर? बिकॉज यू ऑल नो, आपने रियल नंबर्स पढ़ रखा है, चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है. आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरीज आती हैं. एक आती है रिपीटिंग की और एक आती है नॉन रिपीटिंग की. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? इरैशनल नंबर के नाम से जानते हैं. ओके, सो इस डेटा पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोस क्वेश्चंस. सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस. ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे. आपको एक केस स्टडी दी होगी जिससे बेस्ड आपको 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, सो वो आपको करने हैं. एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ दीज 5 आपको कोई 4 करना है, बिकॉज 8 मार्क्स का ही केस स्टडी है. 2 केस स्टडी 8 मार्क्स की, दैट मीन्स 4 मार्क्स का होगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 4 क्वेश्चंस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि out of 5 you have to solve any 4. Okay, so let's see the first question here. Which of the following rational numbers have a terminating decimal expansion? इनमें से किसका decimal expansion terminating है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा और चेक करना होगा कौन सा 2 और 5 की पावर्स में आ रहा है. ठीक है, नहीं, सपोज अगर सबसे पहले आपको रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालने से पहले एक और चीज चेक कर लीजिएगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. इफ इट इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म, देन कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, देन टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, सो अगर हम 1 to 5 over 1 देखें तो यहाँ पे ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है. ठीक है, आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? आप यहाँ पे 441 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है क्या आंसर आएगा? 7 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2.
बिकॉज 21 का स्क्वायर ही आपका क्या होता है, 441 होता है, और 21 को अगर हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो इट्स 7 and 3, सो 7 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कम टू दिस बी पार्ट। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 7, सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। अब देखिए 30 आ रहा है तो इसका मतलब 3 तो आना ही आना है प्राइम फैक्टर्स में, जहां 3 आया इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, राइट। नेक्स्ट सी पार्ट पे आ जाइए। सी पार्ट भी अभी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा 3/320, ओके। नाउ कन्वर्ट दिस 320 इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे, क्या यहाँ पे कोई प्राइम फैक्टर, सबसे पहले ही चेक कर लीजिए क्या 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, बिकॉज 3 तो प्राइम फैक्टर है, बट कंडीशन क्या कहती है टर्मिनेटिंग के लिए कि 2 और 5 होना चाहिए। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है, ओके, चेक कर लीजिए, यस 0 है, जाहिर है 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा, ये आपका 2 से डिवाइड होगा, यानी कि प्राइम फैक्टर्स में आपके 2 और 5 तो आने ही आने हैं, ओके। देन 2, 3, 5 के बाद नेक्स्ट आपका प्राइम फैक्टर कौन होता है स्टूडेंट, 7 होता है। 7 से डिवाइड होगा, कभी नहीं होगा, 0 है, ठीक। क्या ये आपका 11 से डिवाइड होगा, बिकॉज नेक्स्ट 11 है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये सिर्फ 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स में ही आने वाला है, चाहे 2 की कोई पावर आए, 5 की कोई पावर आए, बट 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ नहीं आना, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप ये वाला चेक कर लीजिए, देखिए साफ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके, डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो जाहिर है आपका यही ऑप्शन राइट होने वाला है। आप प्राइम फैक्टर निकाल के चेक भी कर लेना, बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आपको टाइम बचाना है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होने वाला है, 90 मिनट्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ पे टाइम बचाइए। सबसे पहले इन 3 को एलिमिनेट करिएगा, जब आप 3 को एलिमिनेट कर लेंगे तो आपको पता है यही एक लास्ट आपके पास राइट ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 23/2/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपको ये बताना है कि ये पूरा सॉल्व करने पे कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट तो होगा ही होगा, बट क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। ट्रिक क्या होगी इसमें कि आपको पता है, आपने रियल नंबर्स चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर आपका डेसिमल टर्मिनेट होगा तो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, ये हम बिना सॉल्व किए पता लगा सकते हैं। कैसे, जो 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर आई है, सॉरी, उसमें हाईएस्ट किसकी है, उतने ही डिजिट बाद डेसिमल टर्मिनेट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कितनी हाईएस्ट है, 2 की जो पावर आई है वो हाईएस्ट है। इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा वो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होना चाहिए, 3 डिजिट बाद टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपके ऑप्शंस में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहा है तो वही हो जाएगा, और आपको बाकी चेक करने की, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में देख रही हूँ, आपके ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज डेसिमल को 3 डिजिट बाद ही टर्मिनेट होना है, बट 3 डिजिट में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक। तो अब इसमें से कौन सा राइट है, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। बट पहले आप क्या कोशिश करिए, पहले आप ये कोशिश करिए कि आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए कि अगर भाई चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही 3 डिजिट वाला होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको टिक कर देते, हम सॉल्व नहीं करते, बट 2 ऑप्शन है, 2 में पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 23 आ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको क्लियर रहे, ओके। सो 23 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा, 8, 25, ठीक है। 5 की पावर 2, 25, 2 की पावर 8 और 3, 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आंसर आएगा, 8 4 40, ठीक है। 8 2 16, ये हो गया आपका 200, ओके। नाउ 2 से डिवाइड करिए, क्या आंसर आने वाला है, 11.5/00। अब आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा बिकॉज नीचे 100 है। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये वाला आपका राइट है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड क्वेश्चन, 441/2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7, 7 raised to the power 2 is what type of decimal, ठीक है। सो पहले मैंने क्या बोला, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने आपको यही बताया कि स्टूडेंट सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये है, क्या ऐसा कुछ है जो ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 आपका 441 को डिवाइड कर सकता
है, ठीक है। एक 7 डिवाइड करेगा, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास न्यूमरेटर में, 7 5 ज़ा 35, ओके। नाउ यू हैव व्हाट, आपके पास आंसर, सॉरी 7 6 ज़ा 42, ठीक है, आपके पास आया 7 3 ज़ा 21। दूसरा 7 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक। अब आपके पास न्यूमरेटर में 9 बचा है, डिनोमिनेटर में खाली आपके पास इतना बचा हुआ है, तो ये तो हो गया ना टर्मिनेटिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, बिकॉज खाली 2 और 5 की पावर है, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी की कौन सी वैल्यूज पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है, ये रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होगा, तो पी की कौन सी वैल्यू पे, अगर पी की वैल्यू 3 हो जाती है, ओके, अगर पी की वैल्यू हम 3 रख दें तो ये होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, इस पे होगा। 7 रख दें तब भी होगा, मतलब 2 ऑप्शंस ठीक हो गए। अब 2 ऑप्शन ठीक हो गए, इसका मतलब लास्ट ही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला ही सही होना है, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में 2 या 3 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते ना, फिर इसका मतलब उसमें एक चौथा ऑप्शन यही होगा कि सब सही है। सो आप डी लगाएंगे ऑल ऑफ दिस, बिकॉज 3 पे भी नॉन टर्मिनेटिंग, 7 पे भी नॉन टर्मिनेटिंग, और 15 रख देंगे तब भी आपका 5 के बाद भी 3, अगर हम 5 इसके प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएंगे, 5 3 3 आ गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 241 रेज टू द पावर 241 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये कैसा होगा, देखिए खाली 2 है और खाली 5 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस के सोल्यूशन थे बेस्ड ऑन द चैप्टर रियल नंबर्स टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ लेट्स चेक द फाइनल आंसर्स, मैच करा लें। तो देखिए फर्स्ट का ऑप्शन सी है, यस सी ऑप्शन है। सेकेंड का ऑप्शन बी है, यस बी है। थर्ड का ए, राइट। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड केस स्टडी। So this is the second case study based on the topic divisibility rules. Student जो मैंने लिए हैं यहाँ पे तो मैंने टॉपिक इंक्लूड कर दिया है जस्ट आपको इजी लगे, आपको समझ में आए कौन से टॉपिक्स है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके एग्जाम में टॉपिक हो। सो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, केस स्टडी को स्टडी करके समझना पड़ेगा कि ये केस किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस चैप्टर से रिलेटेड है, ओके। Now it is about the HCF and LCM that are widely used in the number system, especially in real numbers. आपका रियल नंबर चैप्टर पूरा HCF LCM पे ही बेस्ड है। In finding relationship between different numbers and their general form, you know there exists a relationship between HCF and LCM. What was that? कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा जिनका HCF और LCM हमने निकाला है, ये हमने रियल नंबर में पढ़ा है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF। यही मैंने अभी कहा कि अगर 2 नंबर हैं A और B तो इनका प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस अपने सेकेंड केस स्टडी में करना है, ओके। लेट्स सी क्वेश्चंस क्या क्या है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर केस स्टडी 2। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये इस तरीके से x को एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस तरीके से y को एक्सप्रेस किया जा सकता है, देन क्या ट्रू होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से क्या ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम x और y का HCF, ठीक है। जब आपको HCF निकालना होता है तो आपको क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना होता है कि दोनों में वो नंबर होना चाहिए, प्लस हम कौन सी पावर लेते हैं, हम लीस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। लाइक p² p दोनों में है, ठीक है। जब हम इसकी पावर की बात करेंगे तो पावर हम कौन सी लेंगे, लीस्ट लेंगे, करेक्ट। सिमिलरली q और q की बात करें, दोनों में q है, लेकिन जब हम इसकी पावर की बात करेंगे तो हम लीस्ट पावर लेंगे जो कि है q, ठीक। अब LCM निकाल लीजिए दोनों का। जब आप LCM निकालेंगे तो LCM में भी सारे नंबर्स लेने होते हैं बट हाईएस्ट पावर वाले। तो p की बात करें तो p³ हाईएस्ट है, q की बात करें तो q³। ये आपने HCF और LCM निकाल लिया। अब आप रखिए यहाँ पे, सारे में हमें देखना होगा, चेक करना होगा किस में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, ओके। देखिए जब हम यहाँ रखेंगे तो ये है p²q, HCF यहाँ से निकाला हुआ है हमने, इक्वल्स टू pq², ठीक है, मल्टीप्लाई p³ q³। क्या आपको लगता है ये कहीं से भी सेम आने वाला है? बिल्कुल नहीं। देखिए p की पावर ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई में, ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में आइए, दूसरे ऑप्शन में देखिए p³ q³ इज इक्वल्स टू
पी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई HCF देखिए क्या है, पी स्क्वायर क्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम राइट हैंड साइड को, 2 पावर्स है यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका राइट है, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपको फर्स्ट ही ऑप्शन राइट मिल जाए तो हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे अपने बाकी ऑप्शन चेक करने के लिए। सेकेंड आपका राइट है। Next question is student, a boy with collection of marble realizes that if he makes a group of 5 or 6 marbles, there are always 2 marbles left. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है जो कि मार्बल्स का कलेक्शन रखे और उसके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पी हैं। वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा जो है वो कलेक्शन ऐसे बना रहा है कि जब वो 5-5 का ग्रुप बनाता है तो भी 2 मार्बल्स लेफ्ट हो जाते हैं, और जब वो 6-6 मार्बल्स का ग्रुप बनाता है तब भी 2 मार्बल्स लेफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब वो 5 का ग्रुप बना रहा था तो वो हर मार्बल में हर ग्रुप में n मार्बल्स रख रहा था। ठीक, तो 5 के लिए कितना टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएगा, इसका मतलब 5n + 2, ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए जो कि क्या होंगे, p होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक इक्वेशन की तरीके से समझिए कि p टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है, लेकिन ये कब है, जब वो 5 का ग्रुप बनाए तो भी 2 लेफ्ट हो जाए, 6 का ग्रुप बनाए तो भी 2 लेफ्ट हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 5 का जब वो ग्रुप बना रहा था तो उसने n ग्रुप्स बनाए, तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 5n + 2। सिमिलरली अब जब वो 6 का ग्रुप बना रहा था तब भी 2 लेफ्ट हो जा रहे थे, तो मान लेते हैं जब वो 6 का ग्रुप बना रहा था तो उसने m ग्रुप्स बनाए। ठीक है, ये m और n क्या है यहाँ पे, ये m और n आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, कि n ग्रुप बनाए उसने 5 मार्बल्स के तब भी 2 लेफ्ट हो जाए थे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गया। m ग्रुप बनाए उसने 6 मार्बल्स के तब भी 2 लेफ्ट हो जा रहे थे। तो देखिए जब भी आप +2 करेंगे किसी नंबर में वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल कैसा होगा, 5 का मल्टीपल या तो आपका हो सकता है, मान लीजिए 1 आया। ठीक, अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो 5n + 1 कितना हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 7। ठीक, तो 7 कैसा नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, और दूसरा 7 कैसा नंबर है, 7, और अगर आप 2 रख देते हो, जब आपने n की जगह 2 रखा तब आपको इस पे आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा 12। तो या तो इवन आना है या तो प्राइम आना है, पर दूसरी कंडीशन भी तो है हमारे पास। ठीक है, समझिए इस चीज को, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी और 2 रखी तो हमें एक प्राइम नंबर मिला, ठीक, दूसरा इवन नंबर मिला, बट यहाँ से हम अभी आंसर जज नहीं कर सकते, हमारे पास दोनों हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m के लिए भी तो देख लें। अगर हमने m की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 1 1 + 2 यानी कि 8, ये कैसा नंबर मिला, इवन नंबर मिला। m की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी, ठीक है, कैसा नंबर मिलेगा, 6 2 12 + 2 14, कैसा नंबर मिला, इवन नंबर मिला। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करानी चाहिए ना, तो दोनों कंडीशन में क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों इवन हो सकते हैं। प्राइम सिर्फ 5 के केस में आ रहा है, ठीक है, तो प्राइम नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी का वो ग्रुप बना सकता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि P एक इवन ग्रुप का मार्बल्स है, मतलब उसके पास इतने मार्बल्स हैं जो इवन नंबर है। सो विच ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इवन आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी प्राइम और इवन आता, यहाँ पे भी प्राइम और इवन, हम तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते, कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइम का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है P इज नॉट प्राइम। ठीक है, P प्राइम नहीं है, P इज इवन। ठीक, तो P इज नॉट प्राइम, P इज इवन, इसका मतलब बोथ ऑप्शन या तो सही हो सकते हैं, ये B और C भी सही है भाई, P प्राइम भी नहीं है, P इवन भी नहीं, इवन है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अब दो तो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसके लिए हमें लास्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जो क्या कह रहा है कि बोथ B एंड C इज राइट। तो ऑब्वियसली बोथ B एंड C इज राइट, सो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्लेनेशन को आप 2-3 बार बैक करके सुनिएगा वीडियो, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम n की भी वैल्यू रख के देखेंगे, बिकॉज हमें सारे केसेस लेने, हमें पता नहीं है कि n की कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने एक क्या रखा, हमने एक इवन रखा, एक ऑड रख के देख लिया। सिमिलरली m के साथ एक इवन रखा, एक ऑड रख के देख लिया, और दोनों ही केसेस में देखा कि इवन दोनों में फुलफिल हो रहा है। सो P इज इवन नंबर एंड इट इज नॉट प्राइम। ठीक है, सो प्राइम नहीं हो सकता, सो विच ऑप्शन इज राइट, C ऑप्शन इज राइट। क्लियर? Next question is student, question number 3. Find the largest possible positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11, 15 respectively. Question कह रहा है कि ऐसा पॉजिटिव नंबर ढूंढिए
जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर इतना दे, ठीक। तो अगर कोई चीज़ रिमाइंडर दे रही है तो हम उस रिमाइंडर को अगर पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दे तो इसका मतलब फिर वो रिमाइंडर नहीं देगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, आप रिमाइंडर्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको क्या मिला 390, यहाँ पे मिला 1, ठीक है। जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला 425। जब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, 2 and 7। ओके, सो ना ये एक ऐसा नंबर मिला, ठीक है, जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर उसे डिवाइड करने पे। अब कौन सा है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो तीनों को डिवाइड करता हो, भाई 1 तो करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट लेना है। 3 करता है क्या, देख लीजिए, 3 1 नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसका मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता। 1 लार्जेस्ट लेना है तो 1 तो ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट आपके पास बचता है 34 और 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, 34 17 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 17 का मल्टीपल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट सबसे पहले 34 से चेक करो। अगर ये 34 से हो गया तो फिर 17 से तो हो ही जाएगा ना, तो हम 17 से क्यों चेक करें, हमें लार्जेस्ट लेना है। 34 से पहले चेक करते हैं, 34 से देखते हैं। 34 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आ रहा है 1। क्या कभी भी 4 एक इवन नंबर के टेबल में 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी राइट। सो विच ऑप्शन इज राइट, सिर्फ आपका 17 राइट है, ठीक है। 17 ही ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच ऑन एडिंग 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 126 एंड 600। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो डिवाइड कर जाता है किससे, 126 से भी और 600 से भी। सो ढूंढने की क्या ज़रूरत है, आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल ही है ना, आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, किससे, 126 से 600 से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढो जिसमें 1 ऐड करने पे डिवाइड हो जाए। तो इसमें 1 ऐड अगर हमने कर दिया तो 126 600 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। इस ऑप्शन पे आइए, इसमें अगर 1 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 1 to 600। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 126 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 600। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस case study 2, students, if a, b, c are 3 rational numbers such that the condition is given to you, these 2 conditions, first is this and second is this, then the sum of a and b and c is divisible by, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 कंडीशन दी गई है, a प्लस b और प्लस c का सम निकालिए और बताइए ये किससे डिविजिबल है। तो देखिए दोनों कंडीशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड मैंने क्यों कहा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को क्यों नहीं कहा, बिकॉज आप देख रहे हो इक्वेशंस 2 हैं और वेरिएबल 3 है। जब आप साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस का और 3 वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। आप क्या करिए, सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लीजिए अलग, ताकि आप सॉल्व कर सको इजीली, ठीक है। अगर हम अलग लिखते हैं तो सी हियर 85c माइनस 340a इज इक्वल्स टू 109। नेक्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए 425a, a के नीचे ही लिख लेते हैं, b के लिए 85b, okay, and this is 146. Now add these 2 equations, what you will get, 85c plus 85b, okay. Now you will subtract this, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 85a मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 255। Now you can see here 85 आपका तीनों में कॉमन है, इसका मतलब हमें इधर मिलेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाई 85। क्या ये डिविजिबल है 85 से, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ये आपका 85 से, ठीक है। फर्दर 5 से डिविजिबल है, उससे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 51, नीचे हो जाएगा आपका 5 1 17, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 आ गया आपका आंसर। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा था कि सम आपका किससे डिविजिबल होगा, तो सम किससे डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम अपने फाइनल आंसर्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट है, सेकंड का डी ऑप्शन राइट है, थर्ड का आपका डी ऑप्शन राइट है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी राइट है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ओके। Let's move to third case study, students. This is the third case study based on application of quadratic polynomial highway tunnel. ठीक है, quadratic polynomial यानी कि polynomial chapter से related है and it's about a highway tunnel. Shweta and her husband Sunil, who is an architect by profession, visited France. ठीक है, they went to see Mont Blanc tunnel, which is a highway tunnel between France and Italy.
okay, under the Mont Blanc mountain in the Alps and has a parabolic cross section. ठीक है, पैराबोलिक का मतलब आपने पैराबोला नहीं पढ़ा, बट आई वुड टेल यू, जब भी ग्राफ का शेप ऐसा होता है, ठीक है, इसे हम पैराबोला करते हैं, लाइक दिस, ये जो शेप बना हुआ है ना ऐसे करके, इसे हम कहते हैं पैराबोला. The mathematical representation of the tunnel is shown in the above graph. ठीक, ये आपका representation है, ये आपकी कुछ values दी गई हैं. Okay, let's see what are the questions on this. First question is student, the zeros of the polynomial whose graph is given as. Question कह रहा है zeros of the polynomial निकालिए. आपको पता है zeros of the polynomial क्या होते हैं, वो value जहाँ पे ग्राफ, जहाँ पे इक्वेशन आपके ग्राफ की जीरो आंसर दे रही हो. तो इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा. देखिए ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है वो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 8 0 और यहाँ आपका दिया गया -2 0. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लाई कर रहे हैं. तो x की क्या वैल्यू है, यहाँ आपकी 8 है, यहाँ आपकी -2 है. ओके, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि -2 और 8 ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ग्राफ आप, जहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन द डायग्राम. इस ग्राफ की क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन सकती है. ओके, तो आपके ग्राफ की क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन सकती है. देखिए इधर ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट है. ठीक, अब इस ग्राफ पे एक वैल्यू आपको दी गई है 10 20, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें रखने पे सेटिस्फाई कर जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि यही वाली इक्वेशन सही है. तो चलिए हम 8 और 0 से ट्राई करते हैं. ठीक है, यानी कि 8 और 0 अगर हम देखें तो 8 क्या है, x है, y क्या है, 0. इसका मतलब x की अगर 8 रखने पे किसी इक्वेशन में वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसी इक्वेशन को राइट इक्वेशन कहेंगे. ठीक, फर्स्ट में रख के देखिए, यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 48 प्लस 16. ठीक, क्या आंसर आएगा 80 - 48, 0 नहीं आएगा. यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा -64 प्लस 48 प्लस 16, ये आपका 64, ये आपका -64, आंसर आएगा 0. इसका मतलब बी ऑप्शन आपके राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x = 4. क्या वैल्यू होगी ग्राफ की अगर x = 4 हो. तो इक्वेशन आपको मिल गई. यहाँ से आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है ग्राफ की, -x² प्लस 6x प्लस 16. ठीक, अब 4 पे रखने का मतलब है अगर x को हम 4 रख दें तो क्या वैल्यू आएगी, रख दीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 6 × 4 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा -16 प्लस 24 प्लस 16, आंसर विल बी 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय -x² प्लस 3x -2 देन इट्स जीरोस आर. इस अगर टनल की ये इक्वेशन होती तो इसके जीरो क्या होते. ठीक है, सो जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रख देना पड़ेगा. देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. लेट्स सॉल्व इट. सो ये आपकी क्या हो जाएगा, x² - 3x प्लस 2 = 0. ना हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, ऐड करने पे 3 आता हो. सो व्हाट इट इज, x² - x - 2x प्लस 2 = 0. ऐड करने पे -3 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा. सो इसके पेयर कॉमन ले लीजिए. यहाँ आपका बचा x - 1, यहाँ -2 कॉमन ले लीजिए, x - 1 = 0. सो यहाँ से आपकी क्या वैल्यूज आई x की, एक आया x - 1, दूसरा आया x - 2 = 0. ठीक है, क्या आंसर आ गया, x की पहली वैल्यू आई 1, दूसरी वैल्यू आई आपकी 2. सो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ 1 0 is 4 and the sum of zeros is -3. तो आपको जीरोस पता है कौन होता है, अल्फा और बीटा. ठीक है, अल्फा बीटा का सम आपको दिया गया है कितना, -3. अब इसमें से एक जीरो की बात कही गई है कि ये 4 है, तो हम मान लेते हैं चलिए अल्फा 4 है. ठीक है, तो यहाँ से आपका बीटा क्या निकल आएगा, यहाँ से बीटा निकल आया आपका -7. ठीक, अब आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था अल्फा बीटा वाला, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन जो होती है लाइन की, वो हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से भी बना सकते हैं. और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन होती है. यानी कि अब आपको यहाँ से जो भी वैल्यूज पता है वो आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है. ठीक, चलिए पुट कर देते हैं. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया ऑलरेडी कितना, -3x प्लस अल्फा बीटा जब आप करेंगे तो -7 और अल्फा आपका 4 था, यानी कि 4 × -7. ठीक है,
यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज नीचे आपको दिखेगा नहीं. सो राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन. ये आपकी इक्वेशन हो गई लाइन की. अब क्या ऐसी कोई इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है. ठीक, ये इक्वेशन कुछ कुछ आपकी मिल रही है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आप सब कुछ उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चले जाइए. तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28. नाउ दिस इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे इस केस स्टडी 3rd पे बेस्ड. फाइनल आंसर्स चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट का आपका ऑप्शन है ए, सेकेंड इज बी, थर्ड इज सी, फोर्थ इज डी एंड फिफ्थ इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी. केस स्टडी 4, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिनोमियल एंड ये कैसा ग्राफ है, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है. मैंने बताया अभी कि इस तरीके के ग्राफ को हम पैराबोला के ग्राफ कहते हैं. ठीक है, इट्स शेप पैराबोला वी कॉल्ड इट. Now just before the morning assembly, a teacher of kindergarten school observed some clouds in the sky and so she cancels the assembly. ठीक है, she also observed that the clouds is a shape of polynomial. और वो क्या ऑब्जर्व करती हैं कि क्लाउड्स को देख के जो प्रिंसिपल थी, जो टीचर थी, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, टीचर, उन्होंने क्या किया, असेंबली को कैंसिल कर दिया. उन्होंने शेप देखा क्लाउड का कि क्लाउड का जो शेप है वो पॉलिनोमियल का बन रहा है, जैसे कि पैराबोला बन रहा है. ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्लाउड का फिगर में इस तरह गिवन है. ठीक, ये देखिए आपके ये दो क्या दिए गए हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं. अब ये पॉइंट में दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इनको क्या कर लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए. जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7/2 0 एंड ये क्या हो जाएगा 1/2 0. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. ठीक है, सो ग्राफ पे चलिए, जीरोज मैंने अभी आपको दिखाया क्या है, -7/2 और 1/2. ठीक, सो विच ऑप्शन इज राइट, दिस बी ऑप्शन इज राइट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द थर्ड केस स्टडी. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन बताओ पॉलिनोमियल की ग्राफ की. ठीक है, जो ग्राफ आपका पॉलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ है उसकी एक्सप्रेशन बताइए. ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन कैसे बता सकते हैं, हमें सारी इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा. कोई भी एक आप पॉइंट उठा लीजिए, कोई भी जीरो, मान लीजिए हम ये 1/2 और 0 वाला उठा लेते हैं. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और 0 हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये x है, ये y है. जिस भी इक्वेशन पे ये x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और आंसर 0 देगी, वही हमारी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हो जाएगी. ठीक, चलिए फर्स्ट वाले पे चेक कर लें. इस पे चेक करेंगे तो क्या होगा, 12 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 -7. ठीक है, आप इसको चेक करिए, ये क्या आया यहाँ पे, ये आया आपका 3 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 7 -6, 0 नहीं आ रहा है. सेकेंड वाले पे आ जाइए. ठीक है, अगर आपको मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिर्फ क्या करिए, 1/2 को इस इक्वेशन में x की जगह रख के चेक करिए, 0 आंसर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, -1/4, ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये आंसर आएगा, ये भी नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए. चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, 4 से मल्टीप्लाई होके 1. ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 7, अगेन दिस इज नॉट 0. ठीक है, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज राइट, हमारा सबसे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी. चेक करके भी देख लीजिए, बिकॉज सारे 3 रॉन्ग है तो यही सही होगा, बट चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 7. देखिए -7 प्लस 7 क्या आंसर आएगा 0. सो दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर द ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल्स टू 3. अब आपको ग्राफ की इक्वेशन तो ये पता ही चल गई. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x की जगह 3 रख लीजिए. जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 9 -12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7. ओके, सो -36 प्लस 7 क्या हो जाएगा, -72 प्लस 7. विच ऑप्शन इज राइट, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा -65, ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा एंड आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अल्फा इज टू द पावर 4, बीटा टू द पावर 4. क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं. अब आप निकालिए अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4. ओके, सो इक्वेशन अगर हम चेक करें, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन बताई है. ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या इक्वेशन है. 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ.
क्या करिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे 2, यानी कि माइनस 2 बाई ए तो 1 ही है तो माइनस 2 हो गया। देन आपके पास क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं, सी बाई ए। सी क्या है -8 और ए क्या है 1, यानी कि -8। अब आपके पास ये दो चीजें हैं, ठीक। क्या करिए, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी -2 माइनस अल्फा। ओके, now put the value of beta over here. What you will get, alpha -2 minus alpha is equals to -8. Now this will form a quadratic equation. Okay, so -2 alpha minus alpha square is equals to -8. Now take all the values of this side to that side, so make alpha square positive. You will get alpha square plus 2 alpha minus 8 equals to 0. ओके, अब यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लीजिए। क्या करना है, ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने या माइनस या प्लस कुछ भी करने पे 2 आता हो, ठीक। ऐसी क्या वैल्यू, 4 2 ज़ा 8। ओके, सो 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हियर यू विल गेट अल्फा प्लस 4, -2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या मिला आपको, अल्फा -2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो हियर यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ अल्फा एज 2 एंड -4, ठीक है। निगेटिव वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 2 है हमारे पास। तो जब अल्फा की वैल्यू 2 होगी तो बीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा, -2 दैट मीन्स -4। ओके, सो पहले हम इन दो वैल्यू से चेक कर ले क्या हमारा कोई ऑप्शन सही हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 रेज टू द पावर 4, अल्फा रेज टू द पावर 4 मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर मीन्स 4 रेज टू द पावर 4। क्या आंसर आएगा, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो 2 की पावर 4 आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। -4 की पावर 4 आंसर क्या आएगा, 256, वो भी पॉजिटिव का, बिकॉज निगेटिव अगर पावर आपकी और इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। So ये हो जाएगा 256. Now add these two, you will have 262, which is present. That means option number A is right. Okay. Next question. Find a quadratic polynomial when sum and the product of the zeros of its zeros are 0, comma √7 respectively. Question कह रहा है कि sum है alpha plus beta है 0, alpha beta है आपका √7। तो इसकी इक्वेशन निकालिए। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट था इक्वेशन का, इक्वेशन का फॉर्मेट था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज गिवन टू यू। x², ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अल्फा बीटा खाली रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस √7। ओके, नाउ क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल है, ये वाली। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ k क्यों लगा हुआ है, तो आपको पता है आप अपनी एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर दें सो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए फाइनल आंसर चेक कर ले। सो द ऑप्शन फॉर फर्स्ट इज B, सेकेंड फॉर D, थर्ड का B ऑप्शन सही है, फोर्थ का आपका C ऑप्शन सही है। ओके, आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक की है, 5 6 7, या ये की मैंने 262 लिखा है, दिस इज 272। ओके, सो दिस C ऑप्शन इज राइट, नॉट A, सो C इज राइट एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर। ओके, सो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, प्लीज इग्नोर इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी। दिस इज केस स्टडी। नाउ इट इज अबाउट अ parabola, or you can say a graph. While playing in a garden, Sahiba saw a honeycomb, okay, and asked her mother, what is that? She replied that it's a honeycomb made by honeybees to store honey. ठीक है? Also she told her that the shape of the honeycomb formed is parabolic. उन्होंने बोला कि जो honeycomb का shape है ये parabolic है। अब आपको इस क्वेश्चन पे बेस्ड, इस डेटा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिसका ग्राफ आपको ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट इन शेप, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया पैराबोला शेप का है, ठीक। द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज, क्वेश्चन कह रहा है क्या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक 0 है आपका, ये एक 0 है, ओके, ये 2 zeros है। अब यहाँ पे इक्वेशन आपकी x², अगर x की वैल्यू देखें तो -6 है, यहाँ 6 है, ठीक, y आपका 0 है, ठीक है।
अगर हम मान लेते हैं -6 और 0 ले लिया हमने, कोई भी आप ले सकते हो, आप 6 0 वाला भी ले सकते हो, -6 0। अब हमें क्या करना है, ये हो गया 6 हमारा x, ये y हो गया y। जिस भी वैल्यू ऑफ x पे इन चारों एक्सप्रेशन में से कोई 0 दे देगा वही इक्वेशन होगी। हम 2 क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व कर चुके हैं। चलिए रख के देखते हैं, यहाँ रखेंगे तो क्या 0 आएगा, 36 - 49 नहीं आएगा, नहीं हो सकता। यहाँ भी 36 - 64 नहीं आएगा। ये आपको ऑप्शन सही है, बिकॉज यहाँ जब आप रखेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, सो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर योर गिवन पैराबोला। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x = 6। जब x 6 हो तो क्या ग्राफ, तो ग्राफ की इक्वेशन तो आपको पता है, x² - 36। अब जब x 6 होगा, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर - 36, क्या आंसर आने वाला है, 0 आंसर आने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकालिए, बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, इस पूरी इक्वेशन को बराबर रख दीजिए 0 के। ठीक है, अब इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x² + 3x - x - 3 = 0। Take the x common, x + 3. Here take -1 common, you will get x + 3 = 0. What are the values of x? 1 and -3. So which option is right? D is right because 1 is available. Okay. Next question, last. If the sum of zeros of a polynomial, this is the polynomial equation, is equal to their product. Question कह रहा है कि alpha plus beta is equals to alpha beta. Then find the value of a. तब इस क्वेश्चन में आप a की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इस क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, सो -b क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी t में रिप्रेजेंटेड है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अपनी इक्वेशन को आप t में चेंज कर लीजिए। जो ax² + bx + c होती है उसे बना लीजिए at² + bt + c। देन कंपेयर करिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो ये हो जाएगा -5/a। ओके, बराबर है प्रोडक्ट के। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, इफ यू रिमेंबर। सो c क्या है, यहाँ पे 3a है और ये है a। सो a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको a क्या मिल गया स्टूडेंट्स, -5/3। सो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, चेक कर ले फाइनल आंसर्स। चलिए देखिए फाइनल आंसर्स है, फर्स्ट का b, सेकेंड का c, थर्ड का ऑप्शन नंबर c, फिफ्थ का तो d आपका सही है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, डोंट गेट, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। ठीक है, मे मिसप्रिंटिंग होगी। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 6 है आपकी, ड्राई फ्रूट शॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। रोमन यूजुअली गो टू अ ड्राई फ्रूट शॉप विद हिज मदर। ही ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग 2 सिचुएशन। उसने ये 2 सिचुएशन ऑब्जर्व की। क्या, फर्स्ट डे पे द कॉस्ट ऑफ 2 kg almonds and 1 kg cashew was ₹this। ओके, क्वेश्चन कह रहा है जब उसने फर्स्ट डे सिचुएशन ऑब्जर्व की, उसने देखा कि 2 kg आलमंड्स यानी कि आपके बादाम और 1 kg आपके काजू की जो कॉस्ट थी वो ₹1600 थी। सेकेंड डे पे उसने देखा कि ये चेंजेस हो गए, 3000 का हो गया। डिनोटिंग द कॉस्ट ऑफ 1 kg by ₹x and the cost of 1 kg cashew by ₹y, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे यहीं पे इक्वेशन आप बना लीजिए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 1 kg x रुपीज़ के थे, तो स्टूडेंट 2 kg कितने के हो जाएंगे, 2x रुपीज़ के। ठीक है, सिमिलरली 1 kg कैश्यू कितने का था, y रुपये का था, तो यहाँ पे 1 kg है, इसका मतलब 2x + y की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 1600। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बना लीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4x + 2y = 3000। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस जो आपकी इस क्वेश्चन से मिलके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली द सिचुएशन ऑफ डे 1। तो हम लोगों ने बना ली है, क्या है, 2x + y = 1600। ठीक, विच ऑप्शन इज राइट, दिस। सेकेंड के लिए भी हम लोगों ने बना ली है, क्या इक्वेशन बनाई, 4x + 2y = 3000। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, लिख लीजिए 4x + 2y = 3000। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे आपको ये करना है। अब देखिए क्या किसी ऐसे नंबर से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है क्या, सो यस 2 से हो रही है, तो ये हो जाएगा 2x + y = 1500। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय डे 1 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट। क्वेश्चन कह रहा है जो इक्वेशन आपके फर्स्ट डे पे आपने रिप्रेजेंट करी है
वो अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसका वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वाई कहाँ पे जीरो है, वाई दो केस में जीरो है, आइदर इन दिस केस आइदर इन और इन दिस केस, ठीक है। सो दो कंडीशन में वाई जीरो है। अब आप क्या करेंगे, वाई यहाँ पे जीरो रखिए, ठीक है। जब आप वाई जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिला, 2x इज इक्वल्स टू 1600। तो x क्या हो जाएगा, 800। सो विच ऑप्शन इज राइट, पॉजिटिव वाला, यानी कि 800 जीरो। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन कह रहा है डे 2 पे जो आपकी इक्वेशन है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है x क्या हो गया, जीरो हो गया। सो कौन से ऑप्शन, या तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है या ये, ठीक। अब आप डे 2 की जो इक्वेशन है उस पर x को जीरो रख दीजिए। जब आप x को जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + y = 1500, यानी पॉजिटिव 1500 वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय डे 1 एंड डे 2 सिचुएशंस आर। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि कैसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सिचुएशन निकालने के लिए आपको क्या पता होने चाहिए, इनके रेशियोज पता होने चाहिए, ठीक है। नॉन पैरेलल, पैरेलल, इन सब के कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, a1/a2, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, वो a1/a2, ठीक है। और y के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज b1/b2 निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल के देखिए क्या हो जाएगा, a1 है 2, a2 है 2, b1 क्या है 1 और 1। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि दीज टू कोफिशिएंट्स आर इक्वल। सो ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल होने की कंडीशन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, फाइनल आंसर्स देखिए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन नंबर ए, थर्ड ऑप्शन इज सी, फोर्थ ऑप्शन इज डी एंड फिफ्थ ऑप्शन इज बी। ओके, let's move to next case study. So this is the case study 8, gardening in the backyard. Okay, in the backyard of the house, Shikha has some empty space in the shape of a triangle PQR. This is triangle PQR. Okay, इसके स्पेस पीछे बैकयार्ड में, यानी घर के पीछे उसके पास स्पेस थी जिसमें उसने ऐसे गार्डनिंग कर रखी है। She decided to make it garden. She divided the whole space into 3 parts. उसने 3 parts में डिवाइड किया। देखिए कैसे, यहाँ पे व्हाइट रोजेस उसको उगाने हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स उसको ग्रो करनी है, यहाँ पे करी लीव्स बनाया हुआ है। टोटल इसकी 15 आपकी क्या है, हाइट है, और ये आपका बेस 12 मीटर का है। एंड दीज आर द पोर्शंस। नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय मेकिंग द बाउंड्रीज AB, CD, यूजिंग ब्रिक्स टू ग्रो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स where AB parallel to CD parallel. Now these 3 lines are parallel to each other as shown in the figure. Now based on this you have to answer the questions. Let's see what are the questions. So the first question is to find out the length of AB. Okay, now AB is this, you have to find out the length of this, ठीक है। अब आपको क्या पता है, देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ हमें सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। कैसे, ये दो ट्रायंगल आपके क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, दिस APB एंड दिस होल ट्रायंगल, दिस बिगर वन PQR, ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे, देखिए इनके ये एंगल्स सिमिलर होंगे बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड दिस एंगल इज कॉमन। सो बाय एंगल दीज ट्रू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो कैसे लगाएंगे, देखिए यहीं पे लगाते हैं, AP/PQ, ओके, इज इक्वल्स टू AB/QR। नो वैल्यूज आर गिवन टू यू। सो AP की वैल्यू है आपकी क्या, 6, PQ की वैल्यू ऐड कर लीजिए पूरी, 10 + 8 + 16 कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 24। ओके, now AB is not given to you but QR is given to you 12. So divided, this is 4 divided by this, so what you get, that AB is equals to 3. Let's check whether 3 is in the option. So yes, option number A. Okay, next the length of CD. Now back to figure, CD क्या है, CD ये है। जैसे आपका APB और PQR सिमिलर था स्टूडेंट, वैसे ही आपका PCB ट्रायंगल, ओके लेट मी चेंज द कलर, सो ये जो PCB ट्रायंगल था ये भी तो आपके बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, सेम एंगल्स बराबर होंगे और P एंगल कॉमन है, ठीक है। इस पे भी लगा सकते हैं, चलिए लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, PC/PQ, ओके, इज इक्वल्स टू CD/QR। नाउ पुट द वैल्यूज, PC क्या है आपका 8 + 6 दैट इज 14/24, CD/12। नाउ ये आपका डिविजिबल है 2 टाइम्स, 2 से 14 डिविजिबल है 7, आपको CD क्या मिल गया, 7। Let's see 7 is in the option or not. So yes, 7 option number D. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है होल एम्प्टी लैंड का एरिया बताइए। तो एरिया होल एम्प्टी लैंड का क्या हो जाएगा, उसी एम्प्टी लैंड पे तो उसने सारा वेजिटेबल और ये सब ग्रो किया है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसकी हाइट गिवन हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है स्टूडेंट, 12 है ट्रायंगल का, हाइट आपके पास 15 है, तो डिवाइड कर लेंगे, 6 आया, क्या हो जाएगा 90। ओके, चेक करें क्या ऑप्शन में 90 अवेलेबल है, यस 90 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ठीक है, बैक टू फिगर। अब देखिए ट्रायंगल PAB, लेट मी क्लियर। ओके, नाउ एंगल ट्रायंगल PAB, दिस इज द ट्रायंगल PAB। ओके, इसका एरिया निकालना है ना। सिमिलैरिटी में हमने एरिया का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल PAB का निकाल लें तो लेट्स कंसीडर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब PQR क्यों, क्योंकि PQR का एरिया हमें पहले से अभी हमने थर्ड वाले पार्ट में निकाला हुआ है 90 मीटर स्क्वायर। ओके, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी साइड ले सकते हो, जैसे PA का होल स्क्वायर, और वही करस्पॉन्डिंग साइड आप इसकी ले सकते हो बड़े ट्रायंगल की, जो कि क्या हो जाएगी PQ स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आपको नहीं पता, वो तो हमें निकालना है, बट डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो पता है, क्या हुआ, आंसर क्या आया था 90 आया था। PA पता है, क्या हो जाएगा 36, PQ पता है, क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24। ओके, अब हम यहाँ से सॉल्व करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, अगेन 6 4 24। ओके, इज इट डिविजिबल, यस 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 45। सो ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 45/8। ओके, चेक कर लीजिए PAB ट्रायंगल का एरिया 45 दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल PCD। ठीक है, बैक टू फिगर, ट्रायंगल PCD का एरिया निकालना है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे, जब आपको PCD का निकालना है फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इरेज करके लिख देंगे बस PCD। अब जब हमने PCD ट्रायंगल लिया है तो हम उसी की करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे क्या ले लें PC स्क्वायर। ओके, नाउ रब ऑल दिस पार्ट, बिकॉज अब आपकी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये आपका ट्रायंगल PQR का एरिया आपको पता है 90, PC का डायमेंशन क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, नीचे PQ का डायमेंशन 24 मल्टीप्लाई 24। सो डिवाइड कर लीजिए, जिससे हो सकता है 2 7 2 12, अगेन 7 एंड 12, ये 12 है। ठीक है, अब आपका 12 से 90 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 4 एंड 30 टाइम्स। फिर इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, दिस विल बी 10, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। क्या आंसर आया, ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, यानी कि 5 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, नीचे आपका आया 8। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 49 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 5 9 45, 4 कैरी 5 4 20, 245/8 इज द ऑप्शन। चेक कर लें ये अवेलेबल है, सो यस लास्ट ऑप्शन 245/8 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये क्वेश्चन आपकी ये जो केस स्टडी थी पूरी सिमिलैरिटी चैप्टर, यानी कि ट्रायंगल्स पे जो हमने सिमिलैरिटी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, उस पे बेस्ड थी। फाइनल आंसर्स देख लीजिए, फर्स्ट का A, सेकंड का D, थर्ड का ऑप्शन नंबर A, फोर्थ का ऑप्शन नंबर B एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर D। ओके, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट केस स्टडी ऑफ अवर टुडेज सेशन। ये बेस्ड है आपके माउंटेन ट्रैकिंग पे, और फिगर देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इसमें ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। So what is the statement? What is the case given to you? It is given that 2 hotels are at ground level. 2 hotels हैं A and B जो कि ground level पे हैं, और जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें 2 हट्स दिखती हैं जो कि हट 1 है और हट 2 है। ठीक है, जिनके बारे में बोला गया है, रेशियो बताया गया है कि होटल B का हट 2 से रेशियो और दैट ऑफ हट 2 टू माउंटेन टॉप, यानी इसका इससे और इसका इससे रेशियो गिवन है 3 और 7, यानी कि ऐसे अगर हम देखें तो 7:3, और टोटल ये आपका है, ये जो एरिया है देखिए सिर्फ इतना, ये 10 माइल्स है, ये रेशियो गिवन है, ये आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस गिवन है माइल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल निकालिए। पहला ट्रायंगल जो बनाना है वो होटल का माउंटेन टॉप से बनाना है, और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो हट्स का माउंटेन टॉप से बन रहा है। ठीक,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहला जिसका निकालना है वो किसका बन रहा है, वो आपका हट से बन रहा है माउंटेन टॉप पे, ठीक है, चेक कर लीजिए, होटल से बन रहा है माउंटेन टॉप पे, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सबकी नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग कर लीजिए, क्या कर लेते हैं, ये है M, ये है N और ये है O, दिस इज P, दिस इज Q, ओके। नाउ होटल से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, PQM, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हट से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल NOM, ठीक है। जैसे हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है दैट स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, सेम आपका पेरीमीटर है, बस इसमें स्क्वायर नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दी गई है, अगर हम PQM की बात करें तो आपको यहाँ पे पता है, कौन सी पता है, PQM की बात करें, बड़े ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता है QM, ठीक है, और छोटे ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता है OM, ठीक। अब QM कैसे पता है भाई, 7 में 3 ऐड कर देंगे, QM आ जाएगा 10, OM आपका क्या दिया है, 7 दिया गया है, इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है 10:7, चेक कर लें। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवेलेबल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द होटल A एंड हट 1, ठीक है, दिस इज हट 1 एंड दिस इज A, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच के डिस्टेंस निकालिए, ये आपका जो NP है इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके लेट्स सी हियर। अब आपको क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर पेन का, ये एंगल कॉमन है आपका, दिस एंगल, एंड ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होगा बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन, तो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दैट मीन्स MN अपॉन NP is equals to MO upon OQ. Now put all the values, MN की वैल्यू है 10 miles, NP आपको कैलकुलेट करना है, MO is 7 and this OQ is 3, ठीक है। तो यहाँ से NP आपको क्या मिल गया, यहाँ से NP आपको मिला 30/7, ओके। लेट्स चेक whether we have solved it right or not. So 30/7 था, अगर हम इसको पॉइंट में कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 7 4 28, you will have 2 remainder, that means 7.0 आ जाएगा, 7 to 14, then after that something related to 8 and 5 so on, so 4.29 will be the exact answer, approximate answer, not exact, 8 के बाद कोई ना कोई ऐसी डिजिट होगी जिसकी वजह से 4.29 माइल्स आंसर आपका आ रहा है। Next question is, student, if the horizontal distance between the hut 1 and hut 2 is 8 miles, then the distance between the two hotels, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके हट के बीच के डिस्टेंस 8 माइल्स है तो आप ये जो आपका होटल है इसके बीच के डिस्टेंस निकालिए। अगेन वी विल यूज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओवर हियर। सो क्या हो जाएगा, NO उसकी करस्पॉन्डिंग साइड बड़े ट्रायंगल में, यानी कि होटल वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, PQ। सिमिलरली जब आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड MO ले लेंगे, ठीक है, छोटे ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, MB हो जाएगी, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज, NO इज गिवन टू यू 8 upon PQ you have to calculate, MO is given 7 and MB is given 10, okay. Now simplify it, you will have 80/7, calculate it in point, क्या हो जाएगा, ये समथिंग आपका आएगा 11 point something, आपकी कोई वैल्यू आएगी, चेक कर ले ऑप्शन में। सो यस, 11 point something एक ही वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन नंबर B, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट 1 इज 5 miles, क्वेश्चन कह रहा है कि माउंटेन से हट 1 के बीच की, ठीक है, हट 1 ये है आपकी, ये आपकी माउंटेन टॉप है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर 5 miles दे दी जाती है, ठीक, मोर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम होटल B टू माउंटेन टॉप, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि होटल B से लेकर जो माउंटेन टॉप की डिस्टेंस है इससे 5 miles ज़्यादा इसकी डिस्टेंस है, तो अगर इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी ये 5 miles प्लस x है, और ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, होटल हट 1 से लेकर माउंटेन टॉप की क्या 10 miles, इसका मतलब ये 10 के बराबर रख दें, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 miles, इसका मतलब ये क्या है 5
माइल्स है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट 2 एंड माउंटेन टॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर हट 2 से लेकर यानी कि ये वाली हट से लेकर माउंटेन टॉप की क्या डिस्टेंस है। तो आपको रेशियो गिवन है, इट्स वेरी इजी। अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है MO अपॉन OQ। ओके, हट होटल 2 की बात करते हैं। ये जस्ट वेट, ओके, MO अपॉन OQ इज, इसका रेशियो पता है क्या है, 7/3। ठीक, जिसमें से आपको MQ की पूरी वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, MQ की पूरी वैल्यू दे दी गई है। अगर आप इतनी वैल्यू को मान लेते हैं y, ठीक, सो OQ क्या हो जाएगा, MO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस y, और नीचे OQ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, 15 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7y। ये क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू 10y। सो यहाँ से y क्या आ गया, 15y, 10 और यू कैन से 1.5। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन हट 2 एंड माउंटेन टॉप। ठीक है, हट 2 से लेके माउंटेन टॉप की डिस्टेंस, ये हट 2 है, ये माउंटेन टॉप है आपका। 5 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, 3.5 माइल्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 पार्ट्स फॉर्म्ड इन द कंप्लीट फिगर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्ट्स यानी कि ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है, इन दोनों का रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं दोनों ट्रायंगल्स, रेशियो निकालते हैं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ, मैं ऐसे लिख देती हूँ, हट वाला ट्रायंगल जो आपका है, ठीक है, और दूसरा आपका एरिया ऑफ होटल वाला ट्रायंगल। ठीक, अब ये एरिया किसके बराबर होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर और उसके स्क्वायर। तो ये 7/3 तो हमें पहले से पता था, तो हम इन्हीं साइड्स को ले लेते हैं। हट के लिए लेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होटल के लिए लेना पड़ेगा तो पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा यानी कि 10 का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो गया, 49/100। ठीक है, दिस इज 100। लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट और 2 पार्ट का रेशियो निकालिए। ठीक, इनके एरिया का रेशियो निकालिए। तो अगर ये वाला 49 है स्टूडेंट्स और ये पूरा आपका 100 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कैसे निकलेगा, 100 माइनस 49 करके, दैट मीन्स 51। सो इसका रेशियो क्या हो गया, 49/51। ओके, लेट्स चेक इट। सो दिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चेक कर लीजिए फाइनल आंसर। फर्स्ट का बी ऑप्शन है करेक्ट, 2 का सी ऑप्शन, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज वर द केस स्टडीज बेस्ड ऑन आपके 4 जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं टर्म 1 में जो आने वाले हैं उस पे थे। ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस विच आर, जो भी हो सकते थे, मैंने डिफरेंट टाइप्स के ले लिए। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन का लेवल मीडियम हो सकता है, आई वोंट से डिफिकल्ट तो कोई भी क्वेश्चन का लेवल नहीं, और जितने डिफिकल्ट मैं करा रही हूँ आई एम होपिंग इतने डिफिकल्ट तो नहीं आने वाले। ठीक, जब आप अपना लेवल हाई रखेंगे तो थोड़ा इजी भी आएगा, तो वो आराम से कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए मैं आपको बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ, बट आपके एग्जाम्स का जो बोर्ड का लेवल होता है वो हमेशा मीडियम होता है। ठीक है, सो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, सो प्रैक्टिस करिए। और भी बुक्स आप अरिहंत की बुक्स खरीद लीजिए, सैम्पल पेपर्स की बुक आ गई है आपके पास। अभी मैं सैम्पल पेपर्स भी आगे सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट हम आपकी केस स्टडी पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें आपके लास्ट 4 चैप्टर्स होंगे। उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स की वीडियो बनाएंगे। तो जिन्हें सैम्पल पेपर्स की वीडियो देखनी वो देख सकते हैं, बट अगर आप बुक खरीद लोगे तो आपके लिए वीडियो को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बुक होगी, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आप उसमें से देख सकते हो। Okay, so if you like this session student, please subscribe our channel, and to receive latest updates regarding all the videos, please hit bell icon. Okay, so we will meet next time or for case study part 2. Thank you and have a nice day.